अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए शुभ हो, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए शुभ हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, यही वीवीआईपी न्यूज की कामना है। दोस्तों, इस समय ना तो पराली है और ना ही दिवाली है, फिर भी प्रदूषण की परत काली है। जी हां, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात कहना चाहता हूं। मैं आज आपसे बात प्रदूषण के बारे में करना चाहता हूं। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि दिवाली के आसपास दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा यानी पूरे एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण का शोर मचना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों तक पंजाब के खेतों में जलाई जाने वाली पराली को इसके लिए दोषी बताया जाता है और फिर धीरे 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 सब शांत होता चला जाता है। साल के 365 दिन प्रदूषण पर कोई चर्चा नहीं की जाती, लेकिन दिवाली के आसपास हर तरफ से प्रदूषण का शोर मचने लगता है। इस शोर शराबे का ही परिणाम रहा है कि दिवाली की आतिशबाजी तक प्रतिबंधित हो गई है। सवाल आपके बीच रख रहा हूं कि दिवाली को बीते हुए लगभग 1.5 महीने का समय हो चुका है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में पराली भी इस समय नहीं जलाई जा रही, तो इस समय क्यों एनसीआर की हवाओं में प्रदूषण का जहर घुला हुआ है? जितना महत्वपूर्ण यह सवाल है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह बात भी है कि इस समय क्यों प्रदूषण को लेकर कोई शोर नहीं मचाया जा रहा। क्या प्रदूषण सिर्फ दिवाली के आसपास ही लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है? क्या उसके बाद प्रदूषण हमारे और आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? अगर प्रदूषण बाद में भी नुकसान पहुंचाता है तो क्यों नहीं आज गंभीरता के साथ प्रयास हो रहे कि इस प्रदूषण को रोका जाए? मित्रों, दुनिया के कुल 195 देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जिसकी राजधानी की हवा अब इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि यहां लोग रोजाना 30-32 सिगरेट के बराबर धुएं को ना चाहते हुए भी अपने शरीर में प्रवेश दे रहे हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता 450 के स्तर तक पहुंचना आम बात हो गई है। दिल्ली से सटे हमारे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी इंडेक्स का इतना ही स्तर कई बार दर्ज किया गया है। गाजियाबाद को तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर तक घोषित किया जा चुका है। इस साल अक्टूबर नवंबर में तो गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में कई दिनों तक गिना गया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीपी त्यागी के अनुसार प्रदूषित हवा में सांस लेना मानो 33 सिगरेट पीने के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर प्रदूषित हवा में रहता है तो इसका मतलब है कि उसने 33 सिगरेट जितना धुआं इनहेल किया है। और मित्रों, एक सिगरेट जीवन के 11 मिनट हमसे छीन लेती है। सोचिए किस खतरनाक वातावरण में हम और आप रह रहे हैं। पर्यावरणविद और निर्वाणा बीइंग के संस्थापक जयदर गुप्ता का एक बयान मैंने पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि PM 2.5 किसी चीज के जलने, औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं से पैदा होता है। मोटे तौर पर आपको बता दूं ये क्या होता है। पंखे पर जो काला कार्बन चिपक जाता है वो PM 2.5 होता है। वो एनसीआर की हवा में इस समय भरा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों के मुताबिक इसका सुरक्षित स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि पूरे साल का औसत ही 150 से अधिक रहता है। सर्दियों में जब पराली जलने की शुरुआत होती है और उसका धुआं एनसीआर में पहुंचता है तो इस क्षेत्र में PM 2.5 का स्तर 1000 से लेकर 1200 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब होता है कि उन दिनों प्रत्येक व्यक्ति 40 से 50 सिगरेट रोजाना पी रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले लंग फेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा था कि 10 साल पहले तक वो देखते रहे कि फेफड़ों के कैंसर के 90% मामले धूम्रपान करने वालों के होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 50% हो गई है, क्योंकि 50% मामले अब स्मोकिंग नहीं करने वालों के आ रहे हैं जिन्हें प्रदूषण के कारण फेफड़ों का कैंसर हो रहा है।
इस समस्या को लेकर राजनीतिक दल कितने गंभीर हैं उसे एक उदाहरण से समझ लीजिए। पंजाब में पिछले साल तक जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तो दिल्ली में प्रदूषण के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के खेतों में जलाए जाने वाली पराली को दोषी बताते थे। लेकिन इस साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो उसके बन जाने के बाद पराली जलाने पर रोक लगाना तो दूर, इसके विपरीत इस साल पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 33.5% वृद्धि हो गई है। पंजाब में पूरे साल में पराली जलाने की 16,000 से अधिक घटनाएं हुई हैं। इनमें से लगभग 10,000 घटनाएं तो सिर्फ 15 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच की हैं, जबकि पिछले साल कांग्रेस सरकार के दौरान इसी अवधि में ऐसी 7,500 घटनाएं रिपोर्ट हुई। और दोस्तों देखिएगा, मजे की बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो भी पराली जलाने के मामले एफआईआर दर्ज हुई थी वो सब वापस ले ली है। दोस्तों मेरा मानना है कि पराली जलाए जाने या कूड़ा करकट आग लगाने से भी ज्यादा पर्यावरण को खराब करने के लिए दोषी वे वाहन हैं जो लगातार प्रदूषण फैला रहे हैं। ये वाहन लाखों की संख्या में प्रतिदिन गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। प्रदूषण की जांच कराने के मामले में खुद वाहन मालिक कितने गंभीर हैं और पुलिस या परिवहन विभाग कितना सख्त है, इसे लेकर 20 दिसंबर को दैनिक जागरण ने एक अच्छी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर में 9,20,000 वाहन बिना प्रदूषण जांच कराई सड़कों पर घूम रहे हैं। मित्रों आगे चर्चा करने से पहले आइए इस रिपोर्ट पर डालते हैं एक नजर। 28 दिसंबर 2022 को दैनिक जागरण ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गाजियाबाद संभाग में बिना प्रदूषण जांच कराए 9,20,000 से अधिक वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बावजूद बिना प्रदूषण जांच कराए लाखों वाहन सड़क पर हैं। प्रदूषण जांच न कराने पर 10,000 के जुर्माने का प्रावधान है, फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। हालांकि बीते 6 माह में गाजियाबाद में 10,681 वाहनों का चालान प्रदूषण जांच न कराए जाने के कारण किया गया। परिवहन विभाग में गाजियाबाद संभाग के 4 जनपद आते हैं। ये हैं गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ और बुलंदशहर। इन 4 जनपदों में कुल 26,809 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 16,80,219 वाहनों की प्रदूषण जांच हुई है, जबकि 9,20,590 वाहनों की जांच नहीं हुई है। वाहनों के प्रदूषण की जांच न कराकर हवा में जहर घोलने के मामले में गाजियाबाद के लोग पहले नंबर पर हैं और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के लोग दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर बुलंदशहर के लोग हैं, जबकि हापुड़ के लोगों का नंबर चौथा है। दोस्तों ये भी समझने की बात है कि सिर्फ सड़कों के वाहनों से प्रदूषण फैल रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रगति और विकास के कई साइड इफेक्ट भी होते हैं। विकास भी जरूरी होता है, मगर उससे होने वाले दुष्प्रभाव भी हमें झेलने ही पड़ते हैं और मजबूरी देखिए कि उनका कोई इलाज भी नहीं होता। पर्यावरणविद संजय कश्यप बताते हैं कि दिल्ली हवाई अड्डे से प्रतिदिन जितने हवाई जहाज उड़ते हैं वो 55,000 वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाते हैं। अब ये ऐसी समस्या है जिसका कोई संबंध ना तो पराली से है ना दिवाली से है। पराली और दिवाली को तो आप भला बुरा कह सकते हैं और कुछ हद तक उन पर रोक भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका क्या समाधान आप करेंगे? प्रदूषण के मामले में ऐसी ही एक बड़ी समस्या ताप बिजली घर है, यानी वो बिजली घर जिनमें कोयला जलाकर बिजली बनाई जा रही है, जैसा कि हमारे यहां दादरी के पास एनटीपीसी में भी हो रहा है, आप सब जानते हैं। पर्यावरणविद संजय कश्यप बताते हैं कि कुल प्रदूषण का 12% ताप बिजली घरों के कारण है। दोस्तों ये भी प्रगति का एक साइड इफेक्ट ही कहा जाएगा। इसका भी कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार ने कुछ ताप बिजली घर बंद भी किए, लेकिन फिर हमें बिजली की कमी जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ जाता है। चलिए माना कि इस तरह की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन बिना प्रदूषण जांच के जो वाहन दौड़ रहे हैं, कम से कम इस समस्या का समाधान तो सिस्टम के हाथ में है ही। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण फैलाने में उद्योग धंधे और ईंट भट्टे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे। इस मामले में पर्यावरणविद संजय कश्यप क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। ये जो हमारा एनसीआर है, इसमें एक जो दिक्कत आती है खासतौर से सर्दियों में,
वो पराली जलाने के नाम पर उसके तीसरी कर दिया जाता है। जबकि मेरा मानना ऐसा है कि ये जो समस्या है ये कई कारणों से है और इसका भयावह स्वरूप अभी और आगे सामने आने वाला है, क्योंकि ये जो समस्या है ये ना केवल पराली जलाने से है बल्कि जो वाहनों का धुआं है और जो ऊपर हमारा जो हवाई ट्रैफिक है उसके द्वारा फैलाया जाने वाला धुआं है और ताप जो बिजली घर है उनके द्वारा जो वर्ष भर गतिविधियां चलती हैं उसके अनुसार बाद जो वातावरण दूषित होता है उसके कारण ऐसे तमाम कारकों पर भी काम होना चाहिए। दोस्तों, आईआईटी कानपुर द्वारा वर्ष 2015 में दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण पर एक अध्ययन किया गया। उसमें देखा गया कि सर्दियों में दिल्ली में पर्टिकुलर मैटर में 17 से 26% तक की वृद्धि पराली के जलने के कारण होती है। पराली दहन का काम जब चरम पर होता है, यानी हर तरफ पराली जल रही होती है, उस समय वायु प्रदूषण में इसका योगदान 40% तक बढ़ जाता है। लेकिन मित्रों, वायु की गुणवत्ता में गिरावट के लिए केवल पराली दहन जिम्मेदार नहीं है, उसमें कई दूसरे कारण भी हैं। पराली दहन का समय सामान्यतः लगभग 45 दिनों का होता है, जो कि अक्टूबर और नवंबर तक खत्म हो जाता है, जबकि दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में वायु फरवरी तक प्रदूषित रहती है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन में प्रदूषण फैलाने वाले कुछ अन्य कारणों पर भी ध्यान दिया गया है। अध्ययन के अनुसार हवा की निम्न यानी खराब गुणवत्ता के लिए धूल और वाहनों का प्रदूषण 2 सबसे बड़े कारण हैं। अक्टूबर और जून के बीच वर्षा की अनुपस्थिति के चलते शुष्क ठंड का मौसम होता है, जिससे पूरे क्षेत्र में धूल का प्रकोप बढ़ जाता है। धूल PM10 में 56% और PM2.5 में 38% की वृद्धि कर देती है। सर्दियों में प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण वाहनों का प्रदूषण होता है। आईआईटी कानपुर के अध्ययन के अनुसार सर्दियों में PM2.5 का 20% वाहन प्रदूषण से आता है। और वाहन प्रदूषण के मामले में शासन प्रशासन कितने गंभीर हैं, इसका उदाहरण मैंने अभी दैनिक जागरण की रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताया कि 9,20,000 से अधिक वाहन बिना प्रदूषण जांच के चल रहे हैं। दोस्तों, आपने मुंबई की झोपड़पट्टी धारावी का नाम जरूर सुना होगा। पिछले दिनों कोविड के समय तो बहुत ज्यादा उसकी चर्चा रही थी। धारावी, जिसे एशिया की बड़ी झोपड़पट्टी में गिना जाता है, उसके बारे में अभी पिछले दिनों एक चैनल पर मैं रिपोर्ट देख रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि सैकड़ों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट रोजाना उस बस्ती को देखने के लिए आते हैं और उस बस्ती को दिखाने के लिए बड़ी संख्या में बस्ती के लोग ही गाइड का काम कर रहे हैं। वो लोग हजारों रुपए रोजाना इसी काम से कमा रहे हैं। यानी झोपड़पट्टी की जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो एक तरफ, उस समस्या से पैसे कमाने का नया काम वहां के लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि सिविल सर्विस की परीक्षाओं में दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से संबंधित सवाल तक आते हैं। सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले एक शिक्षण संस्थान का सिलेबस मैंने देखा है। उन्होंने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर ही पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर रखा है, जो सिविल सर्विस की परीक्षा देने वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब मैं सोच रहा हूं कि इन बच्चों में से कितने बच्चे आईएएस और बड़े अधिकारी बन जाते हैं। इस समस्या को पढ़ने, एग्जाम में उसके कारण और समाधान के बारे में लिखने के बावजूद, बड़े अधिकारी बनने के बाद भी वो इस समस्या के समाधान के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाते? क्यों शासन प्रशासन इस मामले में उस गति से काम करता दिखाई नहीं देता जिस गति से काम करने की अपेक्षा की जाती है? और दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि शासन और प्रशासन ही क्यों, क्या हम और आप प्रदूषण की समस्या के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं है? प्रदूषण की समस्या का एक बड़ा समाधान गहन वृक्षारोपण हो सकता है। यह ठीक है कि सरकारी आंकड़ों में कागजों पर वृक्षारोपण ज्यादा होता है, धरती पर कम, लेकिन हम और आप भी कितनी जिम्मेदारी इस क्षेत्र में निभा रहे हैं उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग अगर पार्कों में वृक्षारोपण करते भी हैं तो उनके रास्ते में तरह तरह की रुकावटें आसपास के लोगों द्वारा ही डाली जाती हैं। पीपल और बड़ के पेड़ तो हम अपने घर के आसपास लगने ही नहीं देते। नीम के पौधों से कपोले तोड़ तोड़ कर खा जाते हैं शुगर के इलाज के नाम पर। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय संस्कृति में हवन करने की परंपरा रही। पुराने समय में जबकि वायु प्रदूषण इतना खराब नहीं था, पर्यावरण की स्थिति इतनी खराब नहीं थी, तो भी हवन हुआ करते थे जिनके माध्यम से वातावरण शुद्ध रहता था।
उस संस्कृति से भी हम लोग दूर हो गए हैं। आज की तारीख में गिने चुने लोग हैं जो इस परंपरा को निभा रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत है आर्य समाज से जुड़े समाज सेवी माया प्रकाश त्यागी जी, जो अभी भी प्रतिदिन हवन कर वातावरण शुद्ध करते हैं। आइए देखिए क्या कहते हैं माया प्रकाश त्यागी जी। ये इसमें सुगंधित पदार्थ, जिसे हम सामग्री के नाम से जानते हैं, इसमें एक तो स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ मिले होते हैं, दूसरे सुगंधिदायक बने होते हैं और पुष्टिदायक बने होते हैं। ये हवा में और अंतरिक्ष में फैल करके हमारे वृक्षों को, वनस्पतियों को पोषित करता है और इसका जो सूक्ष्म भाग है ना, वो उनके अंदर चला जाता है। चूँकि ये जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष आदि हैं, घास आदि हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो इसमें से जो थोड़ा बहुत कार्बन बनता भी है तो ये इन पेड़ पौधों का आहार बन जाता है। जब अग्नि के परमाणु पर गाय के घी का एक परमाणु बैठ के अंतरिक्ष में जाता है तो 1000 गंदे परमाणुओं को निगल जाता, यानी नष्ट कर देता। प्रदूषण को दूर करने का इससे बढ़िया, इससे सशक्त और कोई माध्यम है ही नहीं। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना ही। जाते जाते मैं फिर से एक बार कहूंगा कि क्यों सिर्फ पराली और दिवाली को ही केंद्र में रखकर शोर मचा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद हम सब शांत हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। इस समय ना तो पराली है ना ही दिवाली है, फिर भी क्यों प्रदूषण की परत काली है। अब आपसे विदा लेता हूं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। और मित्रों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें VVIP न्यूज। नमस्कार।